हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का ज्ञान सागर क्लासेस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने फॉरेन एक्सचेंज का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने क्या बातें समझी थी, इसका 2 मिनट में रीकैप करते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो 2 मिनट में मैं रीकैप करवा रहा हूँ कि क्या क्या बातें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी साहब, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो मैंने बताया साहब, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है वो सभी ट्रांजैक्शन आपके फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। इसके बाद मैंने बात करी थी कि मार्केट के अंदर 3 टाइप ऑफ टायर सिचुएशन काम करती हैं जिससे हम फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन करते हैं। 3 टायर सिचुएशन क्या क्या होती हैं? सबसे पहले आता है मार्केट, उसके बाद आता है बैंक, और तीसरे नंबर पर आता है कस्टमर। इस टायर सिचुएशन के अंदर जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज का फ्रेमवर्क रहता है वो किस तरीके से रहता है। तो मैंने आपको बताया था साहब, कस्टमर को अगर कोई भी प्रकार की फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन करना है तो वो कहाँ जाएगा? बैंक के पास। क्या कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अगर कस्टमर को कोई भी करेंसी का ट्रांजैक्शन एक्सचेंज करना है, किसी भी प्रकार की फॉरेन करेंसी का, तो वो कहाँ जाएगा? अपना ट्रांजैक्शंस पूरा करने के लिए बैंक के पास जाएगा। इसी प्रकार अगर बैंक को कोई भी ट्रांजैक्शंस करना है या कोई फॉरेन करेंसी की नीड है या उसको बेचना है, खरीदना है, तो वो ट्रांजैक्शंस कहाँ करने जाएगा? मार्केट में जाएगा। अब जब भी बैंक और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, और जब भी मार्केट और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो बड़ा कौन? मार्केट। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी। इसके बाद मैंने आगे कुछ रूल्स आप लोगों को बताए थे, और उस रूल्स में आगे बढ़ने से पहले ये जो मार्केट में काम किया जाता है, मतलब बैंक और कस्टमर ट्रांजैक्शन करते हैं, उस मार्केट को रिटेल मार्केट बोला जाता है। मतलब उसमें बहुत कम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं या छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। जहां पे जो रेट डिसाइड की जाती है उस रेट को मर्चेंट रेट बोला जाता है। और जब भी कोई फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन बैंक और मार्केट के बीच में होता है तो उसे मैं होलसेल प्राइस या होलसेल रेट बोलता हूं, क्योंकि बैंक और मार्केट के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होंगे तो बहुत बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन होंगे, इसलिए हम उसे होलसेल मार्केट बोलते हैं। तो मैंने क्या बात बताई? बैंक और मार्केट के बीच में ट्रांजैक्शन है तो उसे हम होलसेल मार्केट बोलेंगे, और कस्टमर और बैंक के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है तो हम उसे रिटेल मार्केट बोलेंगे। इसके बाद मैंने बात करी थी आपके सामने कि बिड रेट, आस्क रेट और मार्जिन स्प्रेड क्या होता है। तो बिड रेट का मतलब होता है बैंक के द्वारा कोई भी फॉरेन करेंसी को खरीदा जाता है तो हमेशा बिड रेट पे खरीदा जाता है, और किसी भी फॉरेन करेंसी को अगर बेचा जाता है तो आस्क रेट पर बेचा जाता है। तो इसका मतलब बिड रेट हमेशा कम होगी आस्क रेट से, बिड रेट कम होगी आस्क रेट से, आस्क रेट क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। बैंक हमेशा प्रॉफिट में काम करता है, मैंने बताया था विन विन सिचुएशन में काम करता है। तो इसका मतलब जब वो खरीदेगा तो सस्ते में खरीदेगा, बेचेगा तो महंगे में बेचेगा। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि बिड रेट आस्क रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मार्जिन बोलते हैं, जो कि बैंक के द्वारा कमाया जाता है। इसके बाद एक्सचेंज रेट में मैंने आपको वन वे कोटेशन भी बताई थी और टू वे कोटेशन भी बताई थी। वन वे कोटेशन का मतलब जब भी कोई करेंसी को इस तरीके से लिखा जाता है कि $1 बराबर है 50 रुपीज 50 पैसा, इसका मतलब ये होता है कि डॉलर को खरीदने की रेट रुपए में है, ये डॉलर को खरीदने की रेट भी यही है और डॉलर को बेचने की रेट भी ये है। तो ये क्या कहलाती है? वन वे कोटेशन। टू वे कोटेशन का मतलब यह है कि जैसे मैंने लिखा $1 को खरीदने की रेट तो है 50 रुपए 50 पैसे, और इसको बेचने की जो रेट है वो 50 रुपीज 70 पैसा। तो अगर इस बेस करेंसी को, ये बेस करेंसी मैंने आपको बताई, ये प्राइस करेंसी बताई, इसको मैंने फॉरेन करेंसी नाम दिया, इसको मैंने होम करेंसी नाम दिया। तो जब भी डॉलर को खरीदा या बेचा जाएगा टू वे कोट में, तो बैंक खरीदेगा डॉलर को किस पर? सस्ती रेट पर, मतलब बिड रेट पर, तो इसको मैंने बिड रेट बोला। और बेचेगा तो महंगी रेट पर बेचेगा, तो इसको मैंने आस्क रेट बोला। बात समझ में आ रही है? तो ये वन वे कोटेशन हो गई और ये टू वे कोटेशन हो गई। तो वन वे कोटेशन के अंदर खरीदने की रेट और बेचने की रेट सेम रहेगी, और जब आपकी टू वे कोटेशन गिवन होती है तो खरीदने की रेट अलग होगी, बेचने की रेट अलग होगी। यहां तक की बात आपको मेरी समझ में आ गई थी।
इसके बाद मैंने गोल्डन रूल आपको लिखवाया था कि गोल्डन रूल क्या है, उस बात को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए गोल्डन रूल मैंने आपको बताया कि हमेशा जब भी फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस का कन्वर्जन किया जाता है तब हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है कि बैंक जो है बेस करेंसी को क्या कर रहा है। देखो मैं बात कर रहा हूं जनरल तौर पे कस्टमर और बैंक के बीच में बात कर रहा हूं, लेकिन जब बैंक और मार्केट के बीच में बात करेंगे तो बड़ा आदमी कौन हो गया, मार्केट, तो मार्केट के लिए बात की जाएगी, है ना। तो आपको जनरल तौर पे जब भी मैं क्वेश्चन में बात करूंगा तो हमेशा आपको बैंक और कस्टमर के बीच में बात को समझना है, ठीक है। चलिए देखेंगे अब। देखिए मैंने बोला साहब डॉलर को खरीदने की रेट ये है, बेचने की रेट ये है, तो इसको मैंने क्या बोला, बेस करेंसी। अब आपको गोल्डन रूल क्या ध्यान रखना है उस बात को समझना। गोल्डन रूल ये है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बात की जाएगी। अब बैंक बेस करेंसी को क्या कर रहा है, बैंक बेस करेंसी को हमेशा इस पे खरीदेगा और इस पर बेचेगा। तो ट्रांजैक्शन जब भी आपके सामने आएगा तो उससे इंटरप्रिटेशन आपको ये निकालनी है कि बैंक बेस करेंसी को खरीद रहा है कि बेच रहा है, इसके हिसाब से रेट कोटेशन तय होती है। तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब इसके आगे की जो कहानी है उसको हम प्रोसीड करते हैं, समझते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बात जो समझाई थी कि बैंक बेस करेंसी को खरीदता या बेचता है तो इसका प्रोसीजर मैंने आप लास्ट क्लास में नहीं बताया था, केवल कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बातें समझाई थी। अब इसका मैं प्रोसीजर लिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इस बात को समझना है। चलिए मेरे साथ अब आप लोग आगे की कहानी को लिखेंगे। तो आप लोग लिखेंगे हाउ टू अप्लाई टू वे कोट, हाउ टू अप्लाई टू वे कोट फॉर any foreign currency transaction, any foreign currency transaction। पहला स्टेप आप लिखेंगे आइडेंटिफाई रिसीवेबल या पेबल, रिसीवेबल या पेबल इन ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शन में रिसीवेबल या पेबल को देखना है। सेकंड, सेलेक्ट एप्लीकेबल रेट, सेलेक्ट एप्लीकेबल रेट फ्रॉम बैंक, फ्रॉम सेलेक्ट एप्लीकेबल रेट फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना कि व्हाट विल बैंक डू, विल बैंक डू विद बेस करेंसी, विद बेस करेंसी। बैंक बेस करेंसी के साथ क्या कर रहा है इसको समझने की जरूरत है। बैंक बेस करेंसी को खरीद रहा है कि बैंक बेस करेंसी को बेच रहा है। चलिए स्टेप नंबर 3 लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 में आप लिखेंगे कन्वर्ट फॉरेन करेंसी, कन्वर्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इनटू another currency using selected rate, using selected rate। चलिए इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी बातों को समझाता हूं। देखिएगा पहले तो मैंने क्या बात आपके सामने लिखी है, प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। क्या बात मैंने बताई, हाउ टू अप्लाई टू वे कोट फॉर एनी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो टू वे कोटेशन जब आपको दे रखी है तो किस तरीके से आपको समझना है उस कोटेशन को, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो पहले मैंने बात करी कि आइडेंटिफाई करो कि रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन है कि पेबल का ट्रांजैक्शन है।
रिसीवेबल या पेबल ट्रांजैक्शन को पता करने के बाद सेलेक्ट करना है एप्लीकेबल रेट फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता करना है कि व्हाट विल बैंक डू विद द बेस करेंसी। बैंक जो है वो बेस करेंसी को खरीद रहा है कि बेच रहा है, ये बात आपको पता करनी है। इसके बाद मैंने बोला कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को इनटू अनदर करेंसी यूजिंग द सेलेक्टेड रेट। फिर उसके बाद आपको जो है उस करेंसी का जो है वो कन्वर्जन करना है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बात बताता हूं। चलिए, अब यहां तक की बात नोट करने के बाद अब नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल लिखा रहा हूं, उसको आप देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे। मिस्टर ए, हालांकि मैंने कल भी लिखवाए थे लेकिन एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ यूएसए फॉर $10,000। $10,000 के गुड्स सेल करे हैं और $1 की कीमत चल रही है, सपोज मैंने बोला 50 रुपीज 70 पैसा एंड 50 रुपीज 90 पैसा। ये आपको बिड रेट और आस्क रेट गिवन है। आपको निकालना क्या है? निकालना आपको एप्लीकेबल रेट है कि जब भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो एप्लीकेबल रेट कौन सी काम में लेनी है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बात बताई, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ट्रांजैक्शन रिसीवेबल है कि पेबल है। देखो ध्यान से, मैंने अगर कोई भी गुड्स को सेल किया है यूएसए को $10,000 में, तो यानी कि मुझे डॉलर क्या होगा? रिसीव होगा, तो रिसीवेबल ट्रांजैक्शन हो गया। अब डॉलर मेरे पास आएगा तो डॉलर को मैं क्या करूंगा? बैंक के पास जाके कन्वर्ट करवा लूंगा रुपए में। तो मैं डॉलर को क्या कर रहा हूं? बेचने जा रहा हूं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर मैं डॉलर बैंक के पास बेचने जा रहा हूं, क्योंकि डॉलर मुझे रिसीव होगा, अगर मैं डॉलर बैंक के पास बेचने जा रहा हूं तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा है? बैंक डॉलर को खरीद रहा है। और बैंक अगर डॉलर को खरीद रहा है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि बेस करेंसी को खरीदा जा रहा है कि बेचा जा रहा है। तो मैं तो बेच रहा हूं पर बैंक क्या कर रहा है? खरीद रहा है। खरीद रहा है तो बैंक हमेशा सस्ते में खरीदता है, मतलब कौन सी रेट एप्लीकेबल हो जाएगी? बिड रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो यहां पर जो रेट काम में ली जाएगी वो ली जाएगी 50 रुपीज 70 पैसा। ये आपका आंसर है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब डॉलर का कन्वर्जन अगर किया जाएगा तो इस पर्टिकुलर रेट पर किया जाएगा। तो आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ूंगा। चलिए, यहां तक की बात को नोट कर लेंगे। सभी स्टूडेंट की यहां तक की बात नोट हो गई। अब मैं आगे की बात करता हूं, ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, अब मैं उसकी बात करूंगा, टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कोटेशन। एक्सचेंज रेट कोटेशन जो है कितने टाइप्स की होती है, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, तो मैंने बात करी, एक तो होती है डायरेक्ट कोट और एक होती है इनडायरेक्ट कोट। एक तो होती है डायरेक्ट कोट और एक होती है इनडायरेक्ट कोट। चलिए, क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, डायरेक्ट कोट होती है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी बराबर होगा हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट कोट में लिखा जाएगा 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी बराबर होगा हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। आगे लिखेंगे डायरेक्ट कोट एंड डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट रेसिप्रोकल टू
ईच अदर। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के जस्ट उलट होते हैं। चलिए, तो अब यहां पर आप मेरे एक रूल को लिख लेंगे जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इसको देखेंगे आप। ड्यू टू रेसिप्रोकल, ड्यू टू रेसिप्रोकल of exchange rate of exchange rate, bid rate become ask rate, become ask rate, and ask rate become bid rate, and ask rate क्या बन जाएगी, bid rate बन जाएगी। चलिए, अब एक पहले तो यहां तक की बात को समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल से इस बात को हम डिटेल में समझेंगे। चलिए, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से बेटा सुनिएगा। मैंने बताया साहब टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट कोटेशन कितने टाइप की होती है, तो मैंने बताया आपको एक तो होती है डायरेक्ट कोट और एक होती है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोटेशन का मतलब क्या, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा कि $1 बराबर दे रखा है आपको ₹50.50/50.70, तो ये हो गई डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन का मतलब जिस भी फॉरेन करेंसी को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है उसकी क्या कोटेशन है। तो यहां पर फॉरेन करेंसी है डॉलर, डॉलर को खरीदने की रेट ये है, डॉलर को बेचने की रेट ये है। तो मैंने बोला एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी बराबर होगा हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। तो यहां पे एफसी और एचसी का मतलब क्या है, तो आप यहां पर स्टार मार्क करके लिख लेंगे, स्टार मार्क करके लिख लेंगे कि एफसी का मतलब है फॉरेन करेंसी और एचसी का मतलब है होम करेंसी, होम करेंसी। चलिए, मेरी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट कोट का मतलब क्या है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी बराबर होंगे कितने यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के। तो अब बात ये आती है कि सर अगर डायरेक्ट कोटेशन से इनडायरेक्ट कोट के अंदर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। उस प्रोसीजर को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, तो देखिएगा। तो मैंने आगे बात बोली कि डायरेक्ट कोट एंड डायरेक्ट कोट जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, पर रेसिप्रोकल कैसे करना होता है इस बात के लिए मैंने एक रूल बताया। ड्यू टू रेसिप्रोकल ऑफ एक्सचेंज रेट, बिड रेट बिकम बन जाएगी आस्क रेट एंड आस्क रेट बन जाएगी बिड रेट। कैसे, इस बात को हम समझते हैं। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी साहब डायरेक्ट कोट की। डायरेक्ट कोट जो है वो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि $1 बराबर है ₹50.50/50.70। तो ये हो गई बिड रेट, ये हो गई आस्क रेट। मैंने आपको बताया हमेशा बिड रेट कम होगी, आस्क रेट ज्यादा होगी। तो अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको मैं इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट कर रहा हूं, इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान से सुनना। यानी इनडायरेक्ट कोट में मुझे बताना है कि ₹1 बराबर कितने डॉलर के होगा। अभी $1 बराबर रुपया दे रखा है, तो अब मुझे रुपया बराबर देखना है कि कितने डॉलर के होगा। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया साहब ये जो आस्क रेट है वो तो बन जाएगी बिड, और जो बिड रेट है वो क्या बन जाएगी, आस्क रेट। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा क्या, 50.70 का रेसिप्रोकल, और इसको मैं लिखूंगा 1/50.50, 50.50 का रेसिप्रोकल। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। तो इसका मतलब ये तो आपकी बन गई अब बिड रेट, और ये आपकी बन गई क्या, आस्क रेट। चलिए, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखेंगे अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 50.50, तो ये आपके पास आ रही है 0.0198। इसी प्रकार से 1 डिवाइडेड बाय 50.50, तो ये आ रही है 0.0, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाय 50.70, तो ये आ रही है, एक मिनट, 0.019
723 और 1 डिवाइड बाय 50.50 अगर मैं करता हूं तो ये आ रही है 0.019801। तो देखिएगा यहां पर आपके पास बिड रेट कम है, आस्क रेट ज्यादा है, तो 1 रुपए की कीमत जो है मैंने यहां पर डॉलर में निकाल ली, और ये आपकी कोटेशन क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट कोटेशन कहलाती है। चलिए यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए। तो क्या बात है, बड़ी सिंपल क्रक्स बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? डायरेक्ट कोटेशन आपको गिवन है, इसको इनडायरेक्ट कोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी बराबर कितने यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के होगा, ये इनडायरेक्ट कोटेशन है। कन्वर्ट करने के लिए आस्क रेट का रेसिप्रोकल कर देंगे और ये बिड रेट बन जाएगा। बिड रेट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आस्क रेट बन जाएगा। ये बात आपको मेरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए यहां तक की बात को आप नोट कर लेंगे। चलिए यहां तक की बात सभी को क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए यहां तक की बात क्लियर होने के बाद अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बताया, कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज मार्जिन। कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज मार्जिन। एक्सचेंज मार्जिन क्या होता है, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। देखेंगे तो लिखेंगे एक्सचेंज मार्जिन exchange margin is amount or percentage charged by bank over interbank rate over interbank rate from customer with the help of exchange margin with the help of exchange margin we can derive मर्चेंट रेट। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? मर्चेंट रेट निकाल सकते हैं। तो मर्चेंट रेट क्या होगी? बड़े सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, मर्चेंट रेट का मतलब बैंक और कस्टमर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी क्या एक्सचेंज रेट आपको कंसीडर करनी है, वो आपकी मर्चेंट रेट कहलाती है। ठीक है ना? मतलब बैंक और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट करने का, उस प्रोसीजर के अंदर आपको ये मर्चेंट रेट कैसे काम में आएगी इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इंटर बैंक रेट जो भी बैंक कोट करता है उसमें या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे क्या? एक्सचेंज मार्जिन। तो यहां पर मैंने क्या बात बताई आपको, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बातें अभी समझाऊंगा, तो पहले केवल इतनी बात को नोट कर लेंगे। यहां पर IBR का मतलब मैं जब भी यूज करूंगा तो आपको क्या समझना है कि मैं बात कर रहा हूं इंटर बैंक रेट की, और जब मैं EM लिखूंगा तो आपको क्या समझना है कि मैं बात कर रहा हूं एक्सचेंज मार्जिन की। हाँ जी, मेरी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं कि एक्सचेंज मार्जिन के लिए क्या रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिएगा, अब बात करते हैं रूल्स फॉर एक्सचेंज मार्जिन। एक्सचेंज मार्जिन के क्या रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से। चलिए सबसे पहला पॉइंट, एक्सचेंज मार्जिन मस्ट बी एडेड। अब ये ऐड क्यों किया जाता है, इसका लॉजिक और रीजन मैं आपको बताऊंगा। एडेड टू सेलिंग रेट टू डिराइव मर्चेंट रेट। डिराइव
मर्चेंट रेट। और पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे एक्सचेंज मार्जिन शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बाइंग रेट टू डिराइव मर्चेंट रेट। चलिए, हाँ जी, अब आप पहले यहां तक की बात को नोट करेंगे। क्या बात मैंने बताई इसको एक बार समझते हैं। देखिएगा, देखिए मैंने आपको बताया रूल्स फॉर एक्सचेंज मार्जिन के रिगार्डिंग क्या बात आपको समझनी है, मर्चेंट रेट निकालनी कैसे है इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो एक्सचेंज मार्जिन को हमेशा ऐड किया जाएगा सेलिंग रेट में टू डिराइव मर्चेंट रेट को डिराइव करना है। मर्चेंट रेट निकालने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस के अंदर एक्सचेंज मार्जिन को ऐड किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं मर्चेंट रेट निकालने के लिए एक्सचेंज मार्जिन को हमेशा डिडक्ट किया जाता है बाइंग रेट में से। अब ये बात तो रूल हो गया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ध्यान रखना है, सब बातें लॉजिकली बातों को समझना है, रटना कुछ नहीं है। हमको हमेशा बात को समझना है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, और उसके बाद उसको रट लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो काम करने का तरीका होगा या क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका होगा, बनाने का तरीका होगा, वो बस फास्ट हो जाएगा। और रटना कुछ नहीं होता, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो बार बार करने के कारण से आपको क्या होगा, वो चीज दिमाग में सेट हो जाएगी। तो आपके लिए रटना कुछ नहीं होगा, बस प्रैक्टिस से वो चीज परफेक्ट हो जाएगी। सिंपल बात आपको ये समझनी है। चलिए, अब मैं बात करता हूं यहां पर कि एक एग्जाम्पल से सर ये बात समझाइए आपने अभी क्या बात बोली है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि मिस्टर ए वॉन्ट्स टू बाय $10,000। $10,000 वो बाय करना चाहते हैं, और इंटर बैंक रेट जो आपको गिवन है वो गिवन है $1 की 48 रुपीज 35 पैसा और 42। एक्सचेंज मार्जिन आपको गिवन है 0.10%, और कैलकुलेट करवाना चाह रहा है वो आपसे मर्चेंट रेट। मर्चेंट रेट आपको निकाल करके बतानी है। मर्चेंट रेट का मतलब जिस रेट पर ट्रांजैक्शन किया जाएगा वो रेट आपको निकाल करके बतानी है। चलिए सुनेंगे अब ध्यान से मेरी बात को, मैं क्या बात बोल रहा हूं। देखिएगा, सॉल्यूशन। देखिए मैंने बोला मिस्टर ए वॉन्ट्स टू बाय $10,000। मिस्टर ए को $10,000 बाय करना है। अगर डॉलर आप बाय करने जाएंगे बैंक के पास, तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। बात समझ में आ रही है? आप बैंक के पास डॉलर बाय करने जा रहे हैं, क्या लिखा है, मिस्टर ए वांट्स टू बाय $10,000। अगर आप बैंक के पास डॉलर बाय करने जा रहे हैं तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक डॉलर को बेच रहा है। तो यहां पर कोटेशन में बेस करेंसी क्या है, आपके पास डॉलर है। तो बेस करेंसी को अगर बेचा जाएगा तो किस पर बेचा जाएगा, आस्क रेट पर बेचा जाएगा। इतनी बात सिंपल समझ में आई। सबसे पहले तो यहां पर जो कोटेशन गिवन है वो बेटा इनकम्प्लीट फैशन में गिवन है, तो इसको आपको अच्छे फैशन के अंदर बनाना है। मतलब 48 रुपीज 35 पैसा ये तो बिड रेट हो गई, आस्क रेट क्या है। तो सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट कोटेशन की बात करते हैं। एक्सचेंज रेट कोटेशन है क्या, एक्सचेंज रेट कोटेशन है क्या, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिएगा, तो मैंने यहां पर लिखा एक्सचेंज रेट कोटेशन आपको दे रखी है कि $1 बराबर है 48 रुपीज 35 पैसा और 48 रुपीज 42 पैसा। ये आपको गिवन है, ये एक्सचेंज रेट कोटेशन आपको गिवन है। अब यहां पर कौन सी एप्लीकेबल रेट आपको काम में लेनी है, तो अब आप इसके बाद एप्लीकेबल रेट बताओ मुझे। तो आप बोलेंगे सर हम डॉलर को तो बेचने जा रहे हैं, सॉरी हम डॉलर को खरीदने जा रहे हैं। मिस्टर ए क्या चाहते हैं, डॉलर को खरीदना चाहते हैं। अगर मैं डॉलर खरीदना चाह रहा हूं तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा है, बैंक डॉलर को बेच रहा है। और अगर बैंक बेस करेंसी को बेचता है तो मैं क्या काम में लूंगा, आस्क रेट काम में लूंगा। तो यहां पर एप्लीकेबल रेट क्या हो जाएगी, आस्क रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। चलिए, अब एप्लीकेबल रेट मैं लिख रहा हूं यहां पर, समझना $1 बराबर
आस्क रेट हो गई 48 रुपीज 42 पैसा। ये आपकी एप्लीकेबल रेट होगी। चलिए अब बात को सुनना। आप डॉलर को खरीदने गए, बहुत ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं। डॉलर खरीदने गए, बैंक डॉलर को बेच रहा है। बैंक डॉलर को बेचेगा, डॉलर आपको देगा तो आपसे रुपया लेगा, और $1 के बदले में 48 रुपए 42 पैसे आपसे लेगा। एक्सचेंज मार्जिन का पैसा जो कमाना चाहता है, वो एक्सचेंज मार्जिन का पैसा जो वो कमाना चाहता है, वो इस पे जोड़ करके लेगा, इस पर जोड़ करके लेगा। तो देखिए मैंने क्या बात बोली, मैंने ये बात बोली कि आपको जो भी मर्चेंट रेट निकालनी है ना बेटा, मर्चेंट रेट निकालनी है ना, वो कैसे निकालोगे, वो कैसे निकालेंगे। तो मैंने बोला साहब $1 की कीमत है 48 रुपीज 42 पैसा, और इस पर अगर मैं एक्सचेंज मार्जिन को जो कि 0.10% आपको दे रखा है, इसको अगर मैं जोड़ देता हूं, तो देखिए मैं कैसे जोड़ूंगा। 48.42 पर 0.10% मैंने निकाला तो ये आया 0.04842। इसको मैंने जोड़ दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 48.42। तो ये आपके पास आ गया 48.46842। ये आपकी जो है मर्चेंट रेट निकल करके आ जाएगी। तो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से बेटा दोबारा समझना, ये एक्सचेंज मार्जिन का ट्रीटमेंट क्या समझाया, बहुत अच्छे से बात क्लियर होनी चाहिए। देखिएगा मैंने सबसे पहले तो रूल क्या बताया, रूल तो चलो एक बार अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले तो कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिएगा मिस्टर ए $10,000 बाय करना चाहते हैं, मुझे सपोज कोई इंपोर्ट किया हुआ है, मुझे उसको पेमेंट करना है डॉलर में। डॉलर मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्या है, रुपया है। तो मैं रुपया दे करके डॉलर लेकर के आऊंगा। अब मुझे डॉलर खरीदना है तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा है, बेच रहा है। बैंक अगर डॉलर को बेच रहा है तो कौन सी रेट लगेगी, आस्क रेट लगेगी। तो मैंने यहां पर बात करी साहब, बैंक डॉलर को बेच रहा है तो कौन सी रेट लगेगी, आस्क रेट लगेगी। तो आस्क रेट लगेगी, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे की। बैंक डॉलर को बेचेगा और आपके बदले में क्या लेगा, रुपया लेगा, क्योंकि आप डॉलर खरीद रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, डॉलर खरीद रहा हूं, तो बैंक डॉलर क्या कर रहा है, बेच रहा है। बैंक सोच के देखो, आप $1 आपको देगा तो बदले में रुपया लेगा। जब भी वो आपसे रुपया लेगा तो अपना मार्जिन मनी जोड़ करके एक्स्ट्रा रुपया लेगा। तो बैंक क्या बोलेगा, देखो भाई साहब एक्सचेंज कोटेशन पर तो ये कोटेशन चल रही है, $1 मैं आपको इस रुपए पर बेचूंगा, लेकिन मैं एक्सचेंज मार्जिन भी मांगता हूं। कितना मांगता हूं, 0.10%। तो इस पर मैं जोड़ करके मांगता हूं। तो आप जब भी डॉलर खरीदने जाओगे ना, तो बैंक इस पर अगर एक्सचेंज मार्जिन जोड़ करके ले रहा है, तो वो बोलेगा साहब इतना पैसा दोगे तब मैं $1 दूंगा आपको, तब मैं आपको $1 दूंगा। बात समझ में आ गई। तो मेरी बात क्या समझ में आई, बड़े सिंपल से ध्यान से समझना कि बैंक जब बेचता है, बैंक जब बेचता है तो एक्सचेंज मार्जिन को जोड़ करके देता है। एक्सचेंज मार्जिन मस्ट बी एडेड टू सेलिंग रेट टू डिराइव द मर्चेंट रेट। तो हमेशा आस्क रेट में, सेलिंग रेट में एक्सचेंज मार्जिन जोड़ा जाता है। सेलिंग रेट में, आस्क रेट में हमेशा एक्सचेंज मार्जिन जोड़ा जाता है। ये बात बेटा आप लोगों को मेरी क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब एक ट्रांजैक्शन जस्ट इसका उलट करते हैं अपन, ठीक है। चलिए पहले आप यहां तक की बात नोट करके सभी विद्यार्थी मुझे रिप्लाई करके बताएंगे क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात यहां पर समझ में आ रही है। बहुत ध्यान से आपको मुझे रिप्लाई करके बताना है। सभी स्टूडेंट के रिप्लाई मेरे पास प्रॉपर आ रहे हैं, सभी को मेरी बातें क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए हाँ जी, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल मैं और आप लोगों को करवा रहा हूं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्टअप करने के लिए। ध्यान से आप लोग देखेंगे एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिएगा, देखिए मैंने बात करी साहब मिस्टर ए एक्सपोर्ट करते हैं, अब की बार एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ 40,000 जापानी येन। जापान की करेंसी क्या है, येन। एक्सपोर्ट करते हैं और इंटर बैंक रेट आपको दे रखी है, एक येन की कीमत दे रखी है
₹65.4321/30। एक्सचेंज मार्जिन आपको दे रखा है 0.08% और कैलकुलेट करना है मर्चेंट रेट। मर्चेंट रेट आपको निकालनी है, कैलकुलेट करना है मर्चेंट रेट फॉर किसके लिए, मिस्टर ए के लिए आपको निकालनी है। चले अब कैसे करेंगे इस बात को बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिएगा अब ट्रांजैक्शन कैसे काम कर रहा है, बड़े ध्यान से सामने स्क्रीन की तरफ देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले मुझे एक्सचेंज रेट कोटेशन पता करनी है कि चल क्या रही है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट है क्या, तो एक्सचेंज रेट तो इनकम्प्लीट फैशन में दे रखी है, तो मैंने इसको लिखा एक जापानी येन बराबर है ₹65.4321 ऑब्लिक रुपीज, इसको आप लिखेंगे 65.4321 की जगह क्या आ जाएगा 30। तो ये तो क्या हो गई बिड रेट, ये क्या हो गई आस्क रेट। हमेशा आस्क रेट क्या होती है, बिड रेट से ज्यादा होती है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि जो एक्सचेंज रेट कोटेशन है इसमें कौन सी एप्लीकेबल रेट आपको काम में लेनी है। तो बड़े ध्यान से सुनना, एप्लीकेबल रेट को ही डिसाइड करना आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा मैंने बोला मैंने गुड्स एक्सपोर्ट करे जापानी येन में, जापान के किसी कस्टमर को गुड्स एक्सपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे येन में करेंसी क्या होगी, रिसीव होगी। रिसीव होगी, अब येन की करेंसी मुझे रिसीव हो गई, मुझे चाहिए क्या इंडिया में चलाने के लिए रुपया। तो अब मेरे को अगर येन रिसीव हुआ है तो मैं इस येन को बैंक के पास बेचने जाऊंगा, लेकिन बैंक क्या कर रहा है, बेस करेंसी को, बैंक येन को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। मैं तो बेचने जाऊंगा क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया तो मुझे येन मिला, मैंने बैंक को बेचने गया तो बैंक येन को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। बैंक जब भी खरीदता है हमेशा सस्ती रेट पे खरीदता है, मतलब किस पे खरीदता है, बिड रेट पे खरीदता है। ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। तो एप्लीकेबल रेट क्या होगी, एप्लीकेबल रेट क्या होगी, एक येन बराबर ₹65.4321, ये आपकी एप्लीकेबल रेट होगी, इस पर खरीदा जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आपको निकालनी क्या है, मर्चेंट रेट। देखिएगा ध्यान से मर्चेंट रेट कैसे निकालेंगे। देखिएगा मर्चेंट रेट कैसे निकालेंगे, एक येन की कीमत है ₹65.4321। अब एक्सचेंज मार्जिन को जोड़ना है कि घटाना है, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ये है मोटा पॉइंट जो आपको समझना है। मेरे पास जापानी येन आया, मैं जापानी येन बैंक को बेचने गया, बैंक येन को खरीद रहा है, बैंक येन को खरीदेगा मतलब मैं येन दूंगा, मैं येन दूंगा, भाई मैं येन दूंगा, येन की करेंसी है मेरे पास, मैं येन दूंगा तो बैंक क्या करेगा, उसको खरीदेगा, और खरीद के बदले में देगा क्या, रुपया देगा। और जब भी बैंक रुपया देगा तो वो अपना एक्सचेंज मार्जिन काट करके वापस करेगा। मेरी बात समझ में आ गई। देखो जब वो लेता है तो जोड़ करके लेगा, और जब वो बैंक देगा यानी एक येन को जब वो बेचेगा तो ये रुपया देगा आपको, और जब वो रुपया देगा ना आपको तो वो एक्सचेंज मार्जिन काट करके देगा, अपने हिस्से का जो प्रॉफिट है वो काट करके देगा। इसका मतलब इसमें से आप एक्सचेंज मार्जिन को लेस करेंगे, और वो एक्सचेंज मार्जिन कितना है, एक्सचेंज मार्जिन कितना है, तो आप बोलेंगे 0.08% आपका एक्सचेंज मार्जिन है। तो देखिएगा ध्यान से, तो मैंने बोला 65.4321 का 0.08% आपके पास आ रहा है 0.05234। तो यहां पर आप लेस कर देंगे 65.4321 और इसमें से मैंने माइनस कर दिया 0.05234। तो यहां पर लेस करने के बाद मुझे क्या मिला, तो आप ये बोलेंगे 65.37976। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी क्या आ गई, मर्चेंट रेट आ गई। इस पर ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा किया जाएगा।
तो बेटा मेरी बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सचेंज मार्जिन की कोटेशन का एडजस्टमेंट हम अपनी मर्चेंट रेट को निकालने के लिए या फाइनल सेटलमेंट रेट को निकालने के लिए कैसे करते हैं, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलिए यहां तक की बात सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे, बात समझ में सबको आनी चाहिए। चलिए यहां तक की बात सभी को क्लियर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पार्ट पर, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट क्या होती है। बेटा मैं कई सारी टर्मिनोलॉजी जो फॉरेन करेंसी के अंदर यूज की जाएंगी या फॉरेन ट्रांजैक्शंस के अंदर यूज की जाएंगी, इन सारी टर्मिनोलॉजी को विद एग्जांपल एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूं ताकि आप सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि जब क्वेश्चन बनेगा तब आपको ये सारी बातों को अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए देखेंगे अब स्पॉट रेट के बारे में बात करते हैं और एक हम बात करते हैं फॉरवर्ड रेट के बारे में। स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट क्या होती है, अब इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्पॉट रेट की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्पॉट रेट इज एक्सचेंज रेट। स्पॉट रेट एक वो एक्सचेंज रेट है एट विच, जिस पर करेंसी कैन बाय और सेल नाउ, अभी खरीदी या बेची जा सकती है, वो आपकी स्पॉट रेट कहलाती है। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट इज एक्सचेंज रेट which agreed today but settlement take place in future। लेकिन उसका सेटलमेंट कब होगा, फ्यूचर डेट पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप फॉरवर्ड रेट कैन बी derived forward rate can be derived with the help of spot rate। ये स्पॉट रेट की हेल्प से निकाली जाएगी। चलिए क्या बात करी है, पहले इस बात को नोट करें फिर आगे की बात मैं करूंगा। देखिएगा मैंने देखिए आपके सामने बेटा एक कॉन्सेप्ट लिखा है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का। स्पॉट रेट क्या होती है, आज की करंट डेट पर अगर कोई भी फॉरेन करेंसी को खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो कौन सी रेट एप्लीकेबल है, ये हो गई स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट क्या होती है, आज से आने वाले समय में कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, अगर करेंसी को बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा तो कौन सी रेट पर ट्रांजैक्शन किया जाएगा, वो आपकी फॉरवर्ड रेट कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल बात समझ में आ गई, नाम से समझ में आ रहा है। आज जिसका ट्रांजैक्शन करना है वो स्पॉट रेट, आने वाले समय में जिस करेंसी का ट्रांजैक्शन जिस रेट पे किया जाएगा वो फॉरवर्ड रेट होगी। तो मैंने बात बताई स्पॉट रेट एक वो एक्सचेंज रेट है जिस पर करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है। फॉरवर्ड रेट एक वो एक्सचेंज रेट है जिसपे सेटलमेंट, जिसको अग्रीड तो आज किया जाता है बट सेटलमेंट फ्यूचर पे किया जाता है। फॉरवर्ड रेट, अच्छा आज से 2 महीने के बाद आपके मन में सवाल आएगा, आज से 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सर क्या एक्सचेंज रेट चल रही होगी, आज कैसे पता चलेगा। तो बेटा एक एक्सपेक्टेशन होती है या एक एग्रीमेंट बनाया जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फ्यूचर में करना है तो एक पर्टिकुलर रेट पे किया जाएगा। तो ऐसे केस में फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट तो आज किया जाता है,
कहने का मतलब अग्रीड आज किया जाता है, बट सेटलमेंट उसका फ्यूचर डेट पे किया जाता है। अब बात आपको ये बोलेंगे सर फॉरवर्ड रेट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए जनरली क्या होता है, जैसे मान लो आज $10,000 का मैंने कोई सामान मैंने एक्सपोर्ट किया। ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूँ। $10,000 का कोई सामान मैंने एक्सपोर्ट किया। अब जो कस्टमर मुझे डॉलर देगा वो आज नहीं दे रहा, वो मुझसे बोलता है साहब 4 महीने के बाद डॉलर आपको मैं दूंगा। आज मान लो $1 की कीमत चल रही है 80 रुपए, तो मैं समझता हूं साहब 10,000 को 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर आज मुझे डॉलर मिल जाता तो मुझे 8 लाख रुपए मिल जाते। लेकिन मुझे वो डॉलर कब मिलेंगे? आज से 4 महीने के बाद मिलेंगे। मेरे दिमाग में डर क्या चल रहा है, यार अगर डॉलर की कीमत 80 रुपए से घट करके 70 रुपए रह गई तो मेरे को तो 7 लाख रुपए मिल पाएंगे। बट डॉलर आएगा, कन्वर्ट कराऊंगा 70 रुपए पर, तो मुझे 7 लाख रुपए मिले, तो मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? हालांकि आगे जाकर के करेंसी की रेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पर डर तो है ना मन में। डर किस बात का है कि अगर डॉलर की कीमत घट गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब इस नुकसान से बचने के लिए क्या करूं मैं? तो मैं जाता हूं बैंक के पास। मैं बैंक से बोलता हूं बैंक देखो ऐसी सिचुएशन है मेरी, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ। तो बैंक बोलता है देखो एक फॉरवर्ड रेट नाम की चीज होती है। फॉरवर्ड रेट नाम की चीज क्या होती है ये समझाओ एक बार आप मुझे। तो बैंक समझाता है कि देखो फ्यूचर में क्या रेट रहेगी ये तो ना आपको पता ना मुझे पता। हम एक काम करते हैं, आज एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड रेट को अज्यूम कर लेते हैं कि आज से 4 महीने के बाद ये पर्टिकुलर रेट रहेगी। मैंने बोला कि साहब आप एक काम करो, ये फॉरवर्ड रेट को आज अग्री कर दो ताकि मेरे दिमाग में डर खत्म हो जाए। तो मैंने क्या बोला कि 80 रुपए आज की रेट चल रही है। बैंक ने बोला साहब कल को फ्यूचर में जाकर के 4 महीने के बाद है ना ये रेट मेरे हिसाब से, बैंक बोलता है मेरे हिसाब से 75 रुपए रह जाएगी। तो अब मेरा डर ये है कि यार 70 रुपए हो गई तो नुकसान है, तो यार अपन 75 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो मैंने क्या करा, बैंक से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट जो उसने मुझे दी उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। मैंने क्या बोला कि आज से 4 महीने के बाद अगर मैं आपके पास डॉलर लेकर के आता हूं तो आप मुझे 75 रुपए दे देना। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब फ्यूचर में चाहे कोई भी फॉरवर्ड रेट रहे, चाहे फ्यूचर में कोई भी रेट जाए, बैंक के साथ मुझे ट्रांजेक्शन किस रुपए पे मिलेगा? 75 रुपए में मिलेगा। यानी मुझे $1 के बदले 75 रुपए मिल जाएंगे। तो मैं निश्चिंत हो गया कि साहब कोई भी रेट रहेगी मुझे इस बात से मतलब नहीं है, बैंक मुझे जो है एक 75 रुपए $1 के बदले में दे देगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? आपने क्या करा, सिक्योर कर लिया अपना फ्यूचर। बात समझ में आ गई? तो अब मेरी बात को क्या ध्यान से सुनना है। फॉरवर्ड रेट क्या होती है? फॉरवर्ड रेट एक वो एक्सचेंज रेट होती है जिसका अग्रीमेंट तो आज किया जाता है, एग्रीड तो आज किया जाता है, 75 रुपए आज एग्रीड हो गई, लेकिन सेटलमेंट कब किया जाएगा? सेटलमेंट आपका एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पर किया जाएगा। यानी उसका जो कन्वर्जन है, ट्रांजैक्शन है, वो एक फ्यूचर डेट पर होगा। मतलब डॉलर मुझे रिसीव होगा और डॉलर मैं पे कब करूंगा, कन्वर्ट कब करूंगा? एक फ्यूचर डेट पर रिसीव होगा, फ्यूचर डेट पे कन्वर्ट करूंगा। अब फॉरवर्ड रेट कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पॉट रेट। अब फॉरवर्ड रेट निकाली कैसे जाती है? अब सवाल ये पैदा होता है ना मन में, आप बैंक को बोलेंगे, बैंक बोलेगा कोई भी रेट आप दे देंगे, मैं कैसे मान लूं? तो बात यह है कि फॉरवर्ड रेट का डेरिवेशन कैसे किया, फॉरवर्ड रेट आपने निकाली कैसे, ये आपका सवाल होगा उससे। तो फॉरवर्ड रेट है ना स्पॉट रेट के बेस पर निकाली जाती है। इसको निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो अब हम बात करेंगे कि साहब फॉरवर्ड रेट को निकाला कैसे जाता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। चलिए अब आगे की बात समझते हैं, देखिएगा। तो आगे आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन कैसे करना है इस बात को हम समझते हैं, देखिएगा। सबसे पहले मैंने बात करी, एक होती है आउटराइट फॉरवर्ड रेट, एक तो होती है आउटराइट फॉरवर्ड रेट, और एक होती है डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट।
डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट। एक आउटराइट फॉरवर्ड रेट होती है और एक डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट होती है। चलिए अब बात करते हैं इसमें। व्हेन agreed forward rate is given in क्वेश्चन, अगर वो रेट क्वेश्चन में गिवन है, इट इज known as outright forward rate. It is known as outright forward rate. उसको हम outright forward rate कहेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे आप, when we derived forward rate with the help of spot rate. It is known as derived forward rate, और इसको हम derived forward rate कहेंगे। चलिए इस बात को आप मेरी यहां तक की नोट कर लेंगे। हाँ जी, चलिए देखिए मैंने क्या बात करी, बड़े ध्यान से सुनना। अगर फॉरवर्ड रेट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो उसे हम आउटराइट फॉरवर्ड रेट बोलेंगे। अगर सवाल में आउटराइट फॉरवर्ड रेट बोल करके बोला जा रहा है मतलब क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट बोल करके बोला जा रहा है तो वो तरीका बताएगा कैसे निकालना है। इसको निकालने के मैं बता दूं 3 मेथड होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो व्हेन वी डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट विद द हेल्प ऑफ स्पॉट रेट, इट इज नोन एज डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट। तो जब आप स्पॉट रेट की हेल्प से फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन बनाते हैं, निकालते हैं, तो उसे हम डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। सिंपल बात। पर जिसका डेरिवेशन करना है, जिसको डिराइव करना है, वही तो डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट कहलाएगी। तो फॉरवर्ड रेट का डेरिवेशन जब स्पॉट रेट के बेसिस पर किया जाता है तो उसे हम डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। अब बात आती है सर इसको कैलकुलेट किया कैसे जाता है, वो बताएं आप। बिल्कुल बताते हैं। तो इसमें अब आप 3 तरीके के मेथड में आपको बताता हूं जिसके थ्रू आप ये फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहले यहां तक की बात नोट करके आप सभी स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करके बताएं क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है क्या। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए यहां तक की बात सभी स्टूडेंट को क्लियर है। हाँ जी, अब एक बार आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं। अब तीनों मेथड का डिस्कशन मैं आपकी नेक्स्ट सेपरेट क्लास में करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन किया कैसे जाता है। तो यहां पर 3 मेथड्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक सेपरेट क्लास के अंदर समझेंगे। तो अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, बढ़िया लगी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप मुझे जरूर से बताएं अपने कमेंट। कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।